अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा बशीर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइलोज़ सेकंड थ्योरम को। साइलोज़ फर्स्ट थ्योरम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारी चौथा लेक्चर है साइलोज़ थ्योरम्स को डिस्कस करते हुए, और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइलोज़ सेकंड थ्योरम को। तो देखते हैं साइलोज़ सेकंड थ्योरम हमें क्या बताता है। स्टेटमेंट देखिएगा ज़रा। इफ P इज़ अ साइलो P सब ग्रुप, हमारे पास P जो है वो साइलो P सब ग्रुप है एंड Q इज़ एनी P सब ग्रुप। P साइलो P सब ग्रुप है और जो Q ग्रुप है वो P सब ग्रुप है ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G, और ये दोनों किसी ग्रुप G के जो फाइनाइट ग्रुप है उसके ये क्या है, सब ग्रुप हैं। देन Q इज कंटेन्ड इन सम कॉन्जुगेट ऑफ P इन G। तो Q जो है, जो हमारे पास P सब ग्रुप था, वो किसी साइलो सब ग्रुप के कॉन्जुगेट के अंदर क्या करेगा, उसके अंदर कंटेन कर जाएगा। या दूसरे लफ्जों में एनी टू साइलो P सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट। ये रिजल्ट है जिसको हम लोग अब प्रूव करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा, हम लोगों ने ये प्रूव करना है Q इज कंटेन्ड इन सम कॉन्जुगेट ऑफ P, यानी P के कुछ कॉन्जुगेट्स होंगे P1, P2, P3, उनमें से किसी एक के अंदर Q क्या करेगा, कंटेन करेगा। ये हमने शो करवाना है। तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहले वो सेट लिखते हैं कॉन्जुगेट्स का। लेट S is equal to P1, P2 up to so on PR is a set of all distinct conjugates of P in G, कि P के G में जितने conjugates हो सकते थे हमने उन सारों को एक सेट की शक्ल में लिख लिया। अब हमारे पास Q इसमें कब बिलोंग करेगा, Q जो है वो किसी conjugate के अंदर कंटेन कब करेगा, जब Q जो है वो इस सेट S के ऊपर एज अ कॉन्जुगेशन एक्ट करेगा। यानी एक्शन ऑफ Q ऑन सेट S वो क्या होगा, कॉन्जुगेशन से होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, हम लोग ये प्रूव करेंगे Q एक्ट ऑन S बाय कॉन्जुगेशन। तो देखें, सिंस वी नो दैट G एक्ट्स ऑन S बाय कॉन्जुगेशन, G जो है वो S के ऊपर कॉन्जुगेशन के तौर पर एक्ट करता है। कैसे, G कोई एलिमेंट लें, उसका एक्शन जो है वो डिफाइन करवा रहे हैं Pi के साथ, इसी में से एक एलिमेंट लेके। तो वो कॉन्जुगेशन एक्शन कैसे डिफाइन होता है, कॉन्जुगेशन जिस तरह लिखी जाती है G एज इट इज़ आ जाएगा, Pi G इनवर्स। जिस तरह किसी एक एलिमेंट का हम लोग क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं A B A इनवर्स, और ये किसके H के इक्वल है, तो H का B के साथ कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास उसका एक्शन क्या डिफाइन करवा दिया, G एक्शन विद Pi, वो है G Pi G इनवर्स, और ये बिलोंग करेगा किससे, S से। फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, फॉर Pi बिलोंग्स टू S। अगर ये डिफाइन किया जाए तो हम लोग G से दो एलिमेंट लेते हैं G1 G2, उनके लिए इसका एक्शन डिफाइन करवाते हैं। तो G1 G2 Pi इज इक्वल टू G1 G2 Pi, फिर इसी एलिमेंट का क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, G1 G2 होल इन्वर्स। जब हम इस इन्वर्स को ओपन करेंगे तो सॉक्शू प्रॉपर्टी से ओपन करेंगे, तो G1 G2 Pi, G2 इन्वर्स पहले आ जाएगा और G1 इन्वर्स बाद में आ जाएगा। अब अगर इतने हिस्से को देखा जाए, G2 Pi G2 इन्वर्स, ये तो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस एक्शन ये है G Pi, तो ये बनेगा G2 Pi और साथ उसके आएगा G1 इनवर्स। अब ये एक एलिमेंट होगा, उसके एक तरफ G1 है और दूसरी तरफ G1 इनवर्स है, फिर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन लग जाएगी और ये बन जाएगा G1 एक्शन विद G2 एक्शन Pi होल। तो ये हमारे पास यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं इसे, कि अगर वो हमारे पास क्या था, G के लिए हमने कॉन्जुगेशन को डिफाइन करवाया, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी डिफाइन करवा दिया। अब किसको करेंगे, अब आइडेंटिटी के लिए चेक करेंगे, आइडेंटिटी कॉन्जुगेशन की एक्ट करती है या नहीं करती। तो आइडेंटिटी Pi इज इक्वल टू आइडेंटिटी
ई पी आई आइडेंटिटी इनवर्स जो किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। तो ये हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि जो Q है वो भी S के ऊपर कॉन्जुगेशन एक्ट करेगा। Q आल्सो एक्ट ऑन S बाय कॉन्जुगेशन, Q भी S के ऊपर कॉन्जुगेशन की तरह से एक्ट करेगा। अब जरा देखें, Q जो था वो P सब ग्रुप था, P जो था वो साइलो P सब ग्रुप था। तो होगा क्या कि जो P साइलो P सब ग्रुप है इसकी कॉन्जुगेशंस तो ये लिखी हुई हैं, इनके ऑर्बिट्स जो होंगे उनकी पावर होगी P। Q अगर किसी में कंटेन करेगा तो होगा तब कंटेन करेगा जब Q की पावर भी क्या होगी, हमारे पास P होगी, यानी कि Q का कोई ऐसा ऑर्बिट हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जिसकी पावर क्या होगी, P होगी। तो हम लोग यही प्रूव करेंगे, ऑर्डर ऑफ इट्स ऑर्बिट इज पावर ऑफ P। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास Q है इसके हम लोग जब ऑर्बिट्स लेंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो किसी पावर प्राइम की पावर P में होगा। तो जरा देखिएगा, द ग्रुप एक्शन ऑफ Q ऑन सेट S ऑन S पार्टीशंस S इनटू ऑर्बिट्स, कि जब हम लोग Q का S के ऊपर जो हमारा एक्शन है वो S पार्टीशंस, जिसकी R पार्टीशंस हैं, हम लोग अगर इसको S तक रखें तो उसके अंदर हमारे पास जो ऑर्बिट्स आएंगे वो आएंगे O1, O2 अप टू सो ऑन OS। हम इनके लिए रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं यहीं से, तो वो हमारे पास है P1, P2 अप टू सो ऑन PS आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ O1, O2 अप टू सो ऑन OS रिस्पेक्टिवली। यानी O1 के रिस्पेक्टिव में हमारे पास P1 है, O2 के रिस्पेक्टिव में हमारे पास P2 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम हमें क्या बताता है कि किसी भी ऑर्बिट का जो किसी एलिमेंट का जो ऑर्बिट का ऑर्डर होता है वो इंडेक्स के बराबर होता है, ग्रुप में स्टेबलाइजर का जो इंडेक्स है उसके बराबर होगा। तो हम लोग किसी एक एलिमेंट PIS से लेते हैं और उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम उसके ऊपर लगा रहे हैं। जरा देखिएगा, तो OI ऑर्बिट ऑफ I, इसका ऑर्डर ये बराबर होगा O इंडेक्स ऑफ PI इन Q, यानी कि QPI से मुराद ये है कि हमारे पास कौन सी कॉन्जुगेशन, PIth कॉन्जुगेशन QPIQ। अब अगर मैं QPI की डेफिनेशन लिखूं, QPI क्या है, स्टेबलाइजर है। तो जरा देखिएगा स्टेबलाइजर कैसा एलिमेंट होता है, X बिलोंग्स टू Q, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे Q के कि जो एज अ कॉन्जुगेशन, क्योंकि ग्रुप एक्शन जो डिफाइन है वो कॉन्जुगेशन का ग्रुप एक्शन, वो कॉन्जुगेशन है, तो उसके अंदर उसी के ऊपर मैप करवा दें। यानी हमारे पास स्टेबलाइजर की तो डेफिनेशन ये होती है ना कि हमारे पास लेट G एक ग्रुप है, हम लोग G में से एक एलिमेंट लेते हैं A, तो A का जब स्टेबलाइजर लिखा जाएगा उसमें G के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो जब A के ऊपर एक्ट करें तो उनका आंसर A आए। तो उसी तरह से अब हमारे पास जो ग्रुप एक्शन है वो है कॉन्जुगेशन का, तो आएगा XPI X इनवर्स इज इक्वल टू PI। अगर इसको देखें, इस सेट को देखें, ये डेफिनेशन बनती है नॉर्मलाइजर ऑफ P इन Q, तो वो लिख ली हमने, बोले कि ये नॉर्मलाइजर ऑफ PI इन Q के इक्वल है, यानी हम लोग इस सेट की जगह पे नॉर्मलाइजर ऑफ PI इन Q लिख सकते हैं। तो उसकी जगह पे ये क्या कर दिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे देखें, सिंस अंडर ग्रुप एक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ PI इन Q ये इक्वल होता है Q इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ PI इन Q के। नॉर्मलाइजर ऑफ PI इन Q में उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू दर्ज कर दें, तो देखिएगा ऑर्बिट ऑफ I, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट I इज इक्वल टू Q इंडेक्स ऑफ Q इंटरसेक्शन नॉर्मलाइजर ऑफ PI इन Q इन Q। यहां तक होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास ये चीज हमने नॉर्मलाइजर ऑफ PI Q में उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। जब हमने रिप्लेस किया तो हमारे पास जो प्रीवियस रिजल्ट था
जो हम लोगों ने लेक्चर 3 में किया था, उसके लिए आप लेक्चर 3 को एक दफ़ा विजिट कर लीजिएगा। वो था हमारे पास कि अगर हमारे पास एक Q था, एक ग्रुप था और दूसरा नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G, ये इक्वल था Q इंटरसेक्शन P के। उसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे हम लोग। तो नॉर्मलाइजर ऑफ पी आई की जगह पे क्या हम लोग रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे पी आई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पी आई, तो उसकी जगह पे ये लिख देंगे। अब देखें हमारे पास ऑर्बिट जो होता है किसी भी सेट का या किसी भी ग्रुप का, जब हम लोग ऑर्बिट लिखते हैं तो ऑर्बिट हमेशा सब ग्रुप होता है। यानी हम लोगों ने ऑर्बिट लिखा Q का, तो ये जो ऑर्बिट ऑफ OI है, ऑर्बिट है, ये Q का सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है लेग्रांजिस थ्योरम के मुताबिक। अब ये किसके इक्वल था, ये इस चीज़ के इक्वल था, तो ये वाला जो नंबर आएगा ये डिवाइड करेगा Q के ऑर्डर को। अब Q जो था उसकी पावर थी, वो था हमारे पास P सब ग्रुप। अगर Q P सब ग्रुप था तो Q की पावर के अंदर P इन्वॉल्व होगा। इट मीन्स कि जो OI है इसकी पावर भी किसी P के इक्वल होगी। अब हम लोग क्या साबित करेंगे, हम लोग ये प्रूव करेंगे कि देयर इज एन ऑर्बिट ऑफ ऑर्डर 1, कि Q का हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिट भी एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। तो उसके लिए देखिएगा स्टेप 3 है हमारे पास। सिंस ऑर्डर ऑफ S का जो ऑर्डर है ये है नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ P इन G, क्योंकि ये हम लोगों ने P के कॉन्जुगेट्स लिखे हैं। G के अंदर P के जितने भी कॉन्जुगेट्स हैं उनको हम लोग एक सेट में लिख लें, वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ S डिफाइन करते हैं। तो देखें ऑर्डर ऑफ S किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ P इन G। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ P इन G ये तो बराबर होता है इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G, यानी कि इस सेट का G के अंदर इंडेक्स ये इसके इक्वल होता है। अगर ये इसके इक्वल होता है तो हमारे पास इंडेक्स ऑफ P इन G ये किसके इक्वल बनेगा, इंडेक्स ऑफ P इन G। हम लोग सब्स्टिट्यूट करवाएंगे नॉर्मलाइजर को, तो ये बन जाएगा G इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ P इन नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G। अगर यहाँ तक देखें तो अब हमें ये पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, ये तो लेट हमारे पास ग्रुप जो था उसका ऑर्डर था 14, प्राइम हम लोग ले लेते हैं 2, ग्रुप ये सब ग्रुप है। अब जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो 2 जो है वो 14 को डिवाइड करता है और आंसर हमें देता है 7। लेकिन जब हम लोग P का इंडेक्स लेंगे G के अंदर, यानी कि P का इंडेक्स G के अंदर जो हमारे पास बनेगा 7 के इक्वल, P उस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। वो यहां से देखें तो ये किसके इक्वल आता है 7, और जो 2 है वो 7 को डिवाइड नहीं करता। तो यहां तक ये हमें बात ऑब्वियसली ये क्लियर होनी चाहिए कि इंडेक्स ऑफ P इन G, क्योंकि P जो है ये क्या है, P सब ग्रुप है, साइलो P सब ग्रुप है, तो P जो है वो इसके इंडेक्स ऑफ P इन G इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट को भी डिवाइड नहीं करेगा, और उनके प्रोडक्ट में से एक फैक्टर है हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G का इंडेक्स है G के अंदर, ये इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। अगर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो नॉर्मलाइजर ऑफ P इन G का इंडेक्स G के अंदर ये तो इक्वल था कॉन्जुगेसी नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ P इन G ऑर्डर ऑफ S के इक्वल, तो P इसको डिवाइड नहीं करेगा। अगर P नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स को इस सेट के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा तो हम लोग अजर्ट करते हैं कि P जो है वो ऑर्बिट को डिवाइड नहीं करता, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट को डिवाइड नहीं करता। तो हमने लिखा कि P डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ OI। तो यहाँ से देखें हम कन्वर्सली सपोज करेंगे, इफ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट I फॉर ऑल I बिलोंग्स टू, फॉर ऑल I इंटरवल 1 ग्रेटर और इक्वल टू I लेस और इक्वल टू S, देन अगर इन सारों को डिवाइड करेगा तो P इन तमाम के तमाम ऑर्बिट्स के
सम को, जो उनके ऑर्डर्स का सम आएगा उसको भी डिवाइड करेगा, लेकिन वो सम किसके इक्वल आएगा? वो तो हमारे पास आएगा S के ऑर्डर के इक्वल। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस क्या ली थी? O1 के लिए P1, O2 के लिए P2, OS के लिए PS, यानी अगर वो तमाम के तमाम S के लिए उसको डिवाइड कर रहा है तो तमाम के तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे पास कॉन्जुगेशंस होंगी या उसको डिवाइड करेगा, जो किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ S के इक्वल। लेकिन P जो है वो ऑर्डर ऑफ S को डिवाइड नहीं करता, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया था। तो यहाँ से हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी। सो देयर इज सम ऑर्बिट्स ऑफ ऑर्डर 1। अब हमारा लास्ट स्टेप है जिसमें हम लोग जो मेन रिजल्ट है कि Q जो है वो कंटेन करेगा P के अंदर, उसको प्रूव करेंगे। टू प्रूव दिस वी हैव एन ऑर्डर, हमारे पास एक ऑर्बिट होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। ये उसी वक्त पॉसिबल है, ये चीज़ उस वक्त पॉसिबल है, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ इंडेक्स ऑफ, यहाँ से देखें आप लोग, ये ऑर्डर ऑफ I के इक्वल था। इस रिजल्ट को देखें, ये इक्वल टू 1 होगा अगर ये वाली चीज़ इक्वल टू 1 होगी। इसको यहाँ पे लिख लें, फॉर सम जो है हमारे पास सबस्क्रिप्ट जो है उनको चेंज कर दें, I था उसको J कर दें। ये इक्वल टू 1 उसी वक्त होगा जब, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ H इन G वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H। और अगर ये इक्वल टू 1 है, यहाँ से मुराद ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ H किसके बराबर है? ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ H आपस में बराबर हैं। अगर दो सेट्स का ऑर्डर बराबर है तो वो दोनों के दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन PI। अगर A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B हो तो हम लोग ये कहते हैं सेट थ्योरी का रिजल्ट है, A कंटेन करेगा B में। तो यहीं से हमारा ये रिजल्ट साबित हो जाएगा कि Q जो है वो कंटेन करेगा PJ में, और PJ जो था वो हमारे पास एक कॉन्जुगेट था P का। ये हमारा रिजल्ट था। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक़्त का।